हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो दो पहले स्पेशल केसेस में देखेंगे एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द डाइपोल एज वेल एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या जिसको इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं डाइपोल की, उस पोजीशन के लिए, और उसके बाद जनरल पोजीशन के लिए भी यही चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्कूल के एग्ज़ाम के हिसाब से भी, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाती हैं अगर स्कूल के पर्सपेक्टिव से बोलो, और जेई के पर्सपेक्टिव से भी लास्ट पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होगा। डेरिवेशन भी कैसे करते हैं वो भी अगर आपको पता रहेगा तो काफ़ी सही रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि जो डाइपोल है हमारा वो एक स्मॉल डाइपोल है। स्मॉल डाइपोल मतलब कि वो जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो केस बाय केस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्शियल पोजीशन। एक्शियल पोजीशन क्या होती है कि जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में, मतलब डाइपोल या चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन पे कहीं आगे चले जाओ और मान लो कि वहाँ पे पहुँच गए पॉइंट पी पे। तो इस पी पॉइंट पे मान लो हमें पोटेंशियल निकालना है और फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो मान लिया कि जो डाइपोल है, स्मॉल डाइपोल, चार्जेस उसके क्यू हैं और बीच की डिस्टेंस डी है, और इस डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे, अब तो यहाँ पे डाइपोल के मैंने मिड पॉइंट से एक्स नहीं दिखाया, इधर से एक्स दिखा दिया, फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये अजम्पशन ले रखी है फॉर ए स्मॉल डाइपोल। डाइपोल इतना छोटा है कि हम कोई भी पॉइंट जो चूज कर रहे हैं वो डाइपोल की लेंथ से बहुत बड़ा होगा। तो एक्स अगर बहुत बड़ा है डी से तो फर्क नहीं पड़ता ये एक्स का एक एंड में यहाँ बीच में मानूँ नेगेटिव चार्ज क्यू पे मानूँ, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पे मानूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे। सारे डेरिवेशन, सारे रिजल्ट हमारे स्मॉल डाइपोल के लिए ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो अब बेसिकली मुझे दो पॉइंट चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है और उनका एल्जेब्रिक सम कर देना, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो कि पहले वाले चार्ज प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है एक्स डिस्टेंस पे, माइनस क्यू की वजह से के क्यू बाई एक्स प्लस डी डिस्टेंस हो गई। इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई। अब वही चीज़ है कि x जो है बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू d, तो x में d ऐड करें या नहीं ऐड करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो d को अप्रोक्सीमेट करके कैंसिल कर दो इसको, तो ये आ गया रिजल्ट। यहाँ पे q इंटू डी वाला जो पार्ट बन रहा है वो क्या हो जाता है, वो डाइपोल मोमेंट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इस वाले को मैंने लिख दिया डाइपोल मोमेंट p। तो वी गेट द रिजल्ट पोटेंशियल एज के पी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब देखोगे तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो क्यू चार्ज की वजह से, मानो इस क्यू चार्ज की वजह से प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड जो होगी दूर होगी इससे, वो फील्ड मान लिया E1 है। कलर कोडिंग भी कर रखी है कि इस वाले ऑरेंज कलर के लिए ऑरेंज कलर का एरो और इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू के लिए फील्ड जो है वो E2 है, और नेट इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। मतलब बिना किसी कैलकुलेशन के मैं कह सकता हूँ कि E1 बड़ा होगा और नेट जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, बिकॉज आइडेंटिकल चार्जेस हैं मतलब मैग्नीट्यूड में, और जो पास में होगा उसी की वजह से फील्ड बड़ी होगी, क्योंकि दूर जाने पे फील्ड कम होती है। तो पास में कौन सा है, प्लस क्यू, जिसकी वजह से E1 होगा तो बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1 माइनस E2। अब ये वैल्यूज़ बस कैलकुलेट करते जाते हैं। तो E1 की वैल्यू हो गई पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला, आर की वैल्यू हो गई एक्स, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया फर्दर इस तरह से, तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में Q इंटू डी आ रहा है। Q इंटू डी अगेन क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। फिर से वही कहानी है कि x से अगर बहुत छोटा है d तो 2x से तो और भी छोटा हो गया, तो इसको मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे नीचे लिखूं या ना लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर में आ गया 2x, नीचे में x की पावर 4 हो गई, तो x से x की पावर 4 कैंसिल हुई, 2 बाहर आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्चुअल पोजीशन के लिए 2k p वेक्टर। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन पे देखो p वेक्टर बेसिकली डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस डायरेक्शन में p वेक्टर है, और जो फील्ड आई देखो वो सेम डायरेक्शन में आई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर जो है
वो सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो है एरोज यहाँ पे दोनों के सेम डायरेक्शन में करने, माइनस साइन नहीं लिखना है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस साइन लिखते। तो ये रिजल्ट को एक तो मैग्नीट्यूड वाले पार्ट पे भी याद रखना है 2kp/x³, और दूसरा इसका डायरेक्शन भी हमेशा समझना है कि डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं एक स्मॉल डाइपोल लेट से ऐसा भी ले लेता p वेक्टर और इसी लाइन पे चलते चले जाऊं, है ना, तो चाहे आप यहाँ पे हो इस वाले पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, और अगर आप पीछे भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी पोजीशन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, ये जिसको हम लोग कई बार इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। तो इक्विटोरियल बोलो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। ये दो चार्जेस हो गए यहाँ पे डाइपोल के, -q +q, और बिल्कुल मिड पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर बना दिया, और ऊपर मान लो y डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे मान लो हमें पोटेंशियल और फील्ड निकालनी है। अच्छा, पोटेंशियल के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखोगे तो -q चार्ज की से जो डिस्टेंस है इसकी P पॉइंट की, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू जितना +q चार्ज से। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, तो अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये डिस्टेंसेस सेम है। ये डिस्टेंस मान लो r है, ये डिस्टेंस r है, तो -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -kq/r, और प्लस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, +kq/r। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पोटेंशियल तो हमें पता लग गया कि इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा डाइपोल के। अब फील्ड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। फील्ड पे देखोगे तो फील्ड हमें अगर +q चार्ज की वजह से फील्ड को मैंने ले लिया E1 है, -q चार्ज की वजह से मैंने फील्ड ले लिया E2 है। चूंकि पॉइंट चार्जेस से डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 मस्ट बी सेम। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है kq/r², और r तो सेम है। वो वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो दैट इज इक्वल टू kq/ ये वाली जो डिस्टेंस थी r, इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का, और इसमें ये बेस की लेंथ जो है दैट लेंथ इज बेसिकली हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस d/2, और हाइट हमें पता है y है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लगा सकते हैं r² इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, सो d²/4 प्लस y²। ये आ गया फील्ड। अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब नेट फील्ड निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया और ये भी एंगल थीटा हो गया, तो दोनों E1 एंड E2 के रिजल्टेंट बेसिकली हमें निकालने हैं। तो एक तो कंपोनेंट ऊपर y में जाएगा, ऊपर वाले का E1 को मैं E लिख देता हूँ सिंपली, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो E साइन थीटा ऊपर जाएगा, और इस E2 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी E साइन थीटा, ठीक है ना। और एक कंपोनेंट जो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा वो ये वाला, अच्छा मैंने इसको E लिख दिया, E' लिख लो, ठीक है। एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेसिकली वो इधर की डायरेक्शन में आएगी, दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होंगे, तो यहाँ पे मुझे E' लिख लेना चाहिए था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E बोल रहा हूँ तो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पहले का कंपोनेंट E' cos थीटा प्लस दूसरे का कंपोनेंट E' cos थीटा, सो 2E' cos थीटा, और E' की वैल्यू यही है बेसिकली, दिस इज इक्वल टू E'। यहाँ से वैल्यू उठाओ, सब्सटीट्यूट करो, और cos थीटा की वैल्यू भी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से देख लो। cos थीटा की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, बेस विच इज d/2 बाय हाइपोटेनस विच इज दिस वैल्यू, इसी का अंडर रूट। तो यहाँ से सॉल्व करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें अगेन वही चीज़, Q इंटू डी जो पार्ट आया, Q इंटू डी पार्ट, ये वाले को हम लोग लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट में फिर से वही कहानी है कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस d जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू y, तो ये d²/4 चाहो तो कैंसिल कर दो, तो y² की पावर 3/2 कितना बनेगा, y का क्यूब, तो नीचे क्यूब आ गया, ऊपर में कितना आ गया, kp। बट उसी को वेक्टर के टर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर राइट में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जस्ट उसके ऑपोजिट में आ रही है। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है।
मैग्नीट्यूड तो के पी बाई वाई क्यूब आ गया, और डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो मैं वेक्टर में यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा तो इक्वालिटी बन जाएगी। तो ये रिजल्ट याद रखना है, दोनों चीज़ें। देखो कंट्रास्ट एक बार देख लेते हैं कि एक्शियल पोजीशन पे क्या था, यहाँ पे 2 के पी बाई एक्स क्यूब था, 2 टाइम्स आती है। सेम डिस्टेंस पे अगर रखा हो तो एक्शियल पे जो फील्ड होगी वो 2 टाइम्स आएगी, और इक्विटोरियल में कितना है, के पी बाई वाई क्यूब है। मतलब एक्स एंड वाई आर बेसिकली डिस्टेंसेस फ्रॉम द डाइपोल, चाहे सेंटर से लो चाहे किसी से भी लो, स्मॉल डाइपोल है तो सेम ही रिजल्ट आएगा। बट दूसरा फर्क क्या है, दूसरा फर्क है डायरेक्शन का, है ना। एक्शियल पोजीशन में जो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर आता था उसी की डायरेक्शन में फील्ड होती थी, इसमें एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ रही है। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल केस ले लेते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 2 स्पेशल केसेस में निकाला कि पॉइंट जो है हमारा वो एक्शियल पे है या इक्वेटोरियल पे है। अब मान लो कहीं कहीं भी रखा है उसी प्लेन में, मान लो डाइपोल जहाँ पे रखा है उसके साथ में कोई भी पॉइंट ले लो और उस प्लेन में चले जाओ। मान लो ऐसे जनरल केस ले लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल स्ट्रेंथ जो है पी वेक्टर है, या डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है पी वेक्टर है। इस पी वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे चले गए, और इस वाले पॉइंट पे मान लो हमें बताना है कि कितना होगा पोटेंशियल और कितनी होगी फील्ड। अब इसको निकालने के लिए हम फिर से दोबारा मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे कि जो पुराने 2 रिजल्ट हमने पढ़े उन्हीं को यूज़ कर लेंगे। उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने 2 कंडीशन में निकाला है कि अगर ये लाइन जो होती इसी लाइन के अलोंग अगर हमारा होता डाइपोल तब तो ये पॉइंट एक्शियल पोजीशन हो जाती, और दूसरा केस हम लोगों ने निकाला है जब इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारा डाइपोल होता तो उस केस में हमारा इक्विटोरियल पोजीशन हो जाता। तो अब ये ना कर लें कि इस पी वेक्टर को हम 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर लें, मतलब एक वेक्टर का रिजोल्यूशन तो ले ही सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट तो ले ही सकते हैं। तो इसी पी वेक्टर के हम 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट हमने कर लिया इस p का p cos थीटा, जो कि इधर की डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में है। मतलब इस p cos थीटा वाले डाइपोल के लिए p पॉइंट जो है वो बेसिकली एक्शियल पोजीशन पे हो गया, और इस p sin थीटा वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट p पॉइंट इक्विटोरियल हो गया। तो अब इंस्टेड ऑफ एक डाइपोल की वजह से हम यहाँ पे फील्ड और पोटेंशियल निकालें, हम 2 की वजह से निकाल रहे हैं। अच्छा, इन 2 की वजह में से अब दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल के, अगर हमें पोटेंशियल निकालना तो दोनों की वजह से निकालें और ऐड कर दें। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने देखा था कि इक्विटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो पी साइन थीटा वाले पार्ट की वजह से वी जो होगा वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके इक्विटोरियल पोजीशन पे, और पी कॉस थीटा वाले की वजह से सिर्फ होगा, और पी कॉस थीटा वाले की वजह से या किसी भी डाइपोल की वजह से एक्शियल पोजीशन पे जो फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल का आया था वो कितना आया था, के पी बाय आर स्क्वायर, या बेसिकली एक्स स्क्वायर वहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारे पास p नहीं है बल्कि कितना है, p cos थीटा है, और जो x है डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल दैट इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे x की जगह r, p की जगह p cos थीटा लगा देंगे। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर पोटेंशियल एट एनी एंगल थीटा फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ अब फील्ड पे आ जाते हैं। फील्ड पे भी वही कहानी होगी, इन दोनों की वजह से जोड़ेंगे। तो फील्ड पे आओ तो ये पी कॉस थीटा की वजह से जो फील्ड आएगी वो एक्शियल वाली होगी, और चूंकि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में है तो उसको मैंने ई रेडियल ऐसे करके भी लिख दिया है ना। एक कन्वेंशन होता है ना, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, इसमें एक्स वाई लिखने की जगह हम ऐसे लिख लें कि इधर की तरफ एंगल थीटा जाने पे ये वाली जो लाइन बता रही है वो रेडियल डायरेक्शन है, इसको रेडियल डायरेक्शन बोल देते हैं, और इसी के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ले लो तो इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है, टेंजेंशियल को मैंने थीटा से लिख दिया है और रेडियल को मैंने आर से लिख दिया है। तो अब पी कॉस थीटा वाले पार्ट की वजह से, बेसिकली एक्शियल पोजीशन की वजह से जो फील्ड होगी वो सेम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? जैसा कि हम लोगों ने पहले किया ना कि अगर यहाँ पे ऐसे मैं डाइपोल रख दूँ और इसी डायरेक्शन में जाऊँ तो इसी डायरेक्शन में जो फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो सेम कहानी, पी कॉस थीटा की वजह से जो फील्ड आ रही है उसको मैं बोल दे रहा हूँ ई आर या ई रेडियल, और वो सेम डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू कितनी होगी तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 kp बाई एक्स क्यूब का।
P की जगह अब मैं क्या लगा देना, बस P cos थीटा लगा देना है। तो 2K P cos थीटा बाई x की जगह क्या लग जाएगा, r लग जाएगा, तो बाई r क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे देखो P साइन थीटा, P साइन थीटा के लिए ये P पॉइंट हो गया कैसा, इक्विटोरियल हो गया, है ना। और इक्विटोरियल के लिए हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में, ये चीज़ देखी थी हमने कि अगर डाइपोल ऐसे रखा है P वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे हो, तो जो फील्ड आती है वो इस P वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, बस 2 हटा देना है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो के पी बाई आर क्यूब, या जो भी है, ये y है तो y क्यूब। तो के पी की जगह आ गया कितना, P साइन थीटा। तो ई थीटा जो इस डायरेक्शन में मैंने लिखा है ई थीटा की वैल्यू हो गई के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। और अब मुझे क्या करना है कि मान लो नेट फील्ड निकालना है, चलो दो, अब हम मुझे नेट फील्ड निकालना होगा तो ऑब्वियसली ये दो जो वेक्टर्स आए इन्हीं का रिजल्टेंट निकालना है, और ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में यही कर लेते हैं हम लोग कि मैंने मान लिया कि इन दोनों का रिजल्टेंट ई आर एंड ई थीटा का रिजल्टेंट ई है, मतलब कि पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ई। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि रेडियल वाली डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन यहाँ से गई है इस वाली लाइन से फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इफ दिस इज ई थीटा, दिस लेंथ विल ऑल्सो बी बेसिकली ई थीटा। वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई हाइपोटेनस के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर ई आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर ई थीटा का स्क्वायर। सो ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। ये वैल्यूज ई आर और ई थीटा की सब्सटीट्यूट करो तो देखो के पी बाय आर क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर में कितना गया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। सो दैट इज 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट साइन थीटा का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करो तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 में से 3 तो छोड़ दो, बाकी एक जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट, ये थोड़ा सा तिरछा रिजल्ट है याद रखने में, मैं तो कहूँगा डेरिवेशन याद रखो तो ज़्यादा बेटर है ना। बाकी ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो के पी बाई आर क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो तो हम रेडियल वाली डायरेक्शन के साथ एंगल के टर्म में बता सकते हैं कि जो इस डाइपोल को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो डाइपोल के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, उस लाइन के साथ एक्स्ट्रा कितना एंगल बनाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अगर मैं फाई लिखना चाहूँ तो इस फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan फाई इक्वल टू इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री लगा के, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, tan फाई विल बी इक्वल टू ई थीटा बाई बेसिकली बेस विच इज ई आर। सो ई थीटा बाई ई आर जब करोगे तो के पी बाई आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। तो साइन बाई cos हो गया tan, सो tan थीटा बाई 2। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है कि इसको न केवल याद रखना है बल्कि ये डायग्राम भी याद रखना है। कई बार बच्चे ये रिजल्ट तो याद रखते हैं, उनको भूल जाता है कि ये फाई एंगल है क्या। तो ये डायग्राम आप एज इट इज बना सको, तभी इस फॉर्मूले को याद रखने का कोई मतलब है। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस चेक करो और डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चेक करो, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो। और कुछ डाउट है इस पर, कुछ और चीज़ क्वेरी है तो कमेंट करो।